बच्चों, नमस्कार। आप सभी का हिंदी साहित्य की इस कक्षा में स्वागत है। कल हमने उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल की कविता की विषय वस्तु और भाव पक्ष की विशिष्टताओं के बारे में आलोचनात्मक एवं उदाहरणात्मक शैली में अध्ययन किया था। आज उसी क्रम को जारी रखते हुए हम रीतिकाल की अन्य प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ऐतिहासिक दृष्टि से रीतिकाल वैभव और शांति का काल है। फिर भी मुगल शासक औरंगजेब की कट्टर असहिष्णुता की नीति ने चिरकाल से प्रसुप्त ओज एवं वीरात्मक प्रवृत्तियों को पुनः जगा दिया था। स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के लिए वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा राज सिंह, छत्रसाल आदि दुश्मन से लोहा लेने के लिए उठ खड़े हुए थे। अपने आश्रयदाताओं की धमनियों में नवीन रक्त का संचार करने के लिए कवियों की कविताएं भी वीर रस की धारा बहाने लगी थी। भूषण, सूदन, पद्माकर आदि कवियों की ओजस्विनी भाषा ने रीतिकालीन श्रृंगार की धारा के बीच अपने प्रवाह को अवरुद्ध न होने दिया। आदिकाल की कविता में वीर रस की धारा जो भक्ति काल में मंद हो गई थी, रीतिकाल में एक बार फिर से प्रवाहित होने लगी थी। वीर रस के सम्राट भूषण ने इस वीर धारा को नए रूप में राष्ट्रीयता के अर्थ प्रदान किए। रीतिकाल में वीरता, चरित्र और धर्म की रक्षा की तलवार को लेकर आगे बढ़ी। इसीलिए ऐसे ऐतिहासिक शासकों को उसने चरित्र नायक बनाया जिन पर हिंदू जाति और धर्म की रक्षा का भार था। इसलिए बच्चों, इस काल के कई कवियों का इतिहास से सीधा संबंध रहा है। प्रसिद्ध आलोचक मैनेजर पांडे रीतिकालीन कवियों की इस खूबी को विशेष रूप से रेखांकित करते हैं। वे लिखते हैं कि अपने समय के समाज और इतिहास के साथ जैसा संबंध रीतिकाल की कविता का है, वैसा संबंध भक्ति काल में भी नहीं है। इसके प्रमाण के रूप में वे केशव के वीर सिंह देव चरित और कवि भूषण की तीनों रचनाओं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल प्रकाश का उदाहरण देते हैं। वे एक अन्य महत्वपूर्ण कवि पद्माकर द्वारा रचित एक ऐसे छंद को उद्धृत करते हैं जो दरअसल ग्वालियर के राजा सिंधिया को उन्होंने तत्कालीन भारत में अपनी जड़ जमा रहे अंग्रेजों की असलियत बताने के लिए लिखी थी। पद्माकर लिखते हैं, मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंद राज बंग, बंदर को बंद कर बंदर बसाओगे, कहे पद्माकर कसक कश्मीर को, पिंजर सो घेरी के कलिंजर छुड़ाओगे। बाका नृप दौलत अलीजा महाराज कभो, साजी दल पकड़ फिरंगिन भगाओगे, दिल्ली दह पट्टी पटनाहू को जपटी कर, कब हूँ लत्ता कलकत्ता की उड़ाओगे। आधुनिक युग से पूर्व रीतिकाल के कवि द्वारा दी गई यह ललकार युगबोध एवं तत्कालीन राजनीतिक चेतना की दृष्टि से वाकई महत्वपूर्ण है। अब तक रीतिकाल में
वीर रस से ओतप्रोत शताधिक रचनाएं प्रकाश में आ चुकी है। वास्तव में रीतिकालीन वीर काव्यों पर अब भी अपेक्षित शोध की ज़रूरत है। बच्चों, अलंकार प्रियता रीति युग की एक अन्य सर्वव्यापी विशेषता है, जिससे कोई भी रीति कवि अछूता नहीं है। काव्य सर्जना में अलंकारों ने कविता के सौंदर्य को बढ़ाने के साधन के रूप में निश्चित रूप से सम्मान पाया है, पर जहाँ कहीं उन्होंने कविता के साध्य के सिंहासन पर बैठने का प्रयत्न किया, वहीं उन्हें मुँह की खानी पड़ी है। और यही हाल रीतिकालीन कविता का भी हुआ। रीतिकाल के अलंकारवादी कवि आचार्य केशव ने तो कविता का सबसे बड़ा गुण अलंकार को ही बता दिया। वे कहते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराज ही कविता बनिता मित। इसे मैं एक बार और दोहराऊंगी कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराज ही कविता बनिता मित। अलंकार के प्रति यह मोह हम रीतिकाल के अन्य कवियों में भी देख सकते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण था अपना काव्य ज्ञान और बहुज्ञता प्रदर्शित करना और कविता सुनने वाले को चमत्कृत कर देना। और बच्चों, यह भी पूर्ण सत्य है कि कविता का आनंद चमत्कार पैदा करने से नहीं, बल्कि भावों के स्पंदन और उसकी गहराई से ही आता है। हालांकि विरल स्थलों पर इन कवियों ने शब्दालंकार एवं अर्थालंकार के सुंदर उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। बच्चों, रीतिकालीन कवि के कविता लिखने का उद्देश्य त्वरित चमत्कार उत्पन्न कर वाहवाही लूट लेना था। इसीलिए काव्य रूप की दृष्टि से वे प्रबंध काव्य रूप के स्थान पर मुक्तक काव्य रूप की ओर आकर्षित हुए। प्रबंध काव्य के लिए जिस धैर्य और समय की आवश्यकता होती है, उसका उनमें सर्वथा अभाव था। लेकिन मुक्तक रचना के सौंदर्य और संप्रेषण की शक्ति को इन्होंने बखूबी पहचाना और उसमें अपनी प्रतिभा का परिचय भी दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य रूपों का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए मुक्तक को एक चुने हुए गुलदस्ते की संज्ञा दी है। इन रीति कवियों के मुक्तक वास्तव में गुलदस्ते की तरह ही है, जो क्षण भर के लिए अपनी मधुरिमा और सौंदर्य से चमत्कृत कर देते हैं। रीति कवियों की सबसे बड़ी देन क्या है? यदि इस पर हम विचार करें तो वह है भाषा। इस युग की प्रमुख भाषा साहित्यिक बृजभाषा है। भारतीय साहित्य में लालित्य और मधुरता के लिए संस्कृत भाषा के बाद जिस भाषा का स्थान आता है वह है बृज भाषा। भाषा की मधुरता, सजीवता और अपार क्षमता को रीति कवियों ने पहचाना और उसे उन्होंने बड़ी शिद्दत से सजाया, संवारा और निखारा भी। डॉक्टर नगेंद्र उनकी इसी खूबी की समीक्षा करते हुए लिखते हैं कि भाषा के प्रयोग में इन कवियों ने एक खास नाजुक मिजाजी
बढ़ती है। इनके काव्य में किसी भी ऐसे शब्द की गुंजाइश नहीं जिसमें माधुर्य नहीं हो, जो माधुर्य गुण के अनुकूल न हो। अक्षरों के गुंफन में इन्होंने कभी त्रुटि नहीं की। संगीत के रेशमी तारों में इनके शब्द माणिक्य मोती की तरह गूंथे हुए हैं। नागरिकता और मसृणता इस काल की भाषा के प्रमुख तत्व हैं। ऐसी रंगोज्ज्वल शब्दावली अन्यत्र दुर्लभ है। महाकवि भूषण की भाषा का एक उदाहरण मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। उसे सुनकर आप सभी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। वे लिखते हैं, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग भरी, सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भरत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गेबरन के रलत है। एल फेल खेल बेल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल पेल सेल उलसत है। तारा सो तरनी दूरी धारा में लागत जिमी, धारा पर पारा पारावार यूं हलत है। बच्चों, अनुप्रासत्व, वर्ण मैत्री, शब्द गति और नाद सौंदर्य से युक्त ऐसी अनगिनत रचनाओं का आनंद आप छंदों को पढ़ते समय ले सकते हैं। यह रीतिकालीन कवियों की कविता का एक उज्ज्वल पक्ष है। इसीलिए कई आलोचकों ने रीतिकाल को ब्रज भाषा के लिए स्वर्ण युग सिद्ध किया है। धन्यवाद।